आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम मैकाले का विवरण पत्र पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 1813 का आज्ञा पत्र और प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद टॉपिक पर चर्चा किया था। आज उसी के आगे मैकाले का विवरण पत्र हम देखेंगे। तो आप साथ साथ में अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैकाले का विवरण पत्र देखते हैं कि जिसमें भारत में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद चल रहा था, उस समय 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि के सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आया और मैकाले अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान, कुशल व्याख्यानदाता और कानून का पंडित था। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद को हल करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और विधि सदस्य होने के नाते उससे सन 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा तथा साहित्य प्रसार संबंधी 43वीं धारा की व्याख्या करने को कहा और यह भी पूछा कि क्या इस धारा के अनुसार शिक्षा के लिए निर्दिष्ट 1 लाख रुपए की धनराशि प्राच्य शिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जा सकती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष मैकाले ने 2 फरवरी 1835, ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कि मैकाले का विवरण पत्र जो है वो कब प्रस्तुत किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कब, 2 फरवरी 1835। 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत किया। अब उसमें सबसे पहले 43वीं धारा की व्याख्या। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा कि आज्ञा पत्र में आए साहित्य शब्द का तात्पर्य संस्कृत और अरबी साहित्य से न होकर के
बल्कि अंग्रेजी साहित्य से है। इसी प्रकार से आज्ञा पत्र में आए भारतीय विद्वान शब्द का तात्पर्य प्राच्य भाषा और साहित्य के विद्वानों से न होकर के उन विद्वानों से है जो अंग्रेजी साहित्य के ज्ञाता हैं, जो लॉक के दर्शन और मिल्टन के काव्य से भली भांति परिचित है। 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने के संबंध में मैकाले ने कहा कि इस धनराशि के व्यय के विषय में सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। तो लॉर्ड मैकाले ने 43वीं धारा की व्याख्या किया। फिर दूसरा, प्राच्य शिक्षा संस्थाओं का उसने क्या किया? विरोध किया। प्राच्य शिक्षा संस्थाओं का विरोध मैकाले जो था वो संस्कृत और अरबी भाषा, अरबी और फारसी की जो शिक्षा थी, उससे उनकी जो संस्थाएं थी, उन पर होने वाले व्यय को निरर्थक मानता था और उसका मत था कि हानिग्रस्त शिक्षा संस्थाओं को तोड़ने का सरकार का पूरा अधिकार है। और उसने कहा कि संस्कृत और अरबी फारसी की इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी बिना आर्थिक सहायता प्राप्त किए नहीं पढ़ सकते, जबकि अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी फीस देने को तत्पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत और अरबी फारसी की संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। उसके शब्द हैं लॉर्ड मैकाले के कि मेरे विचार में गवर्नर जनरल को इस धनराशि को संस्कृत और अरबी शिक्षा पर व्यय होने से रोकने का अधिकार है, जितना मैसूर में चीते मारने वाले के पारितोषिक को कम करने का। तीसरा, भारतीय साहित्य का विरोध और परिहास। मैकाले ने भारतीय साहित्य का परिहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए उसने इसको बहुत हेय दृष्टि से देखा और उसने लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय तथा अरबी साहित्य के बराबर होगी। लाइन फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये कोटेशन 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय तथा अरबी साहित्य के बराबर होगी। ये बातें लॉर्ड मैकाले ने कहा। भारतीय साहित्य का परिहास उड़ाते हुए उसने कहा कि जब हम इस भाषा यानी अंग्रेजी को पढ़ा सकते हैं, तो क्या हम उन भाषाओं को पढ़ाएंगे जिनमें किसी भी विषय पर एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसकी तुलना हम अपने साहित्य से कर सकें। जब हम यूरोपीय विज्ञान पढ़ा सकते हैं, तो क्या हम ऐसे विज्ञान पढ़ाएंगे जो निम्न कोटि के हैं। जब हम सच्चा इतिहास और दर्शन पढ़ा सकते हैं, तो क्या सरकारी धन से
ऐसे चिकित्सा विज्ञान को पढ़ाएंगे जिन पर अंग्रेजों की पशु चिकित्सकों तक को लज्जा आएगी और वह ज्योतिष जिस पर अंग्रेजी स्कूलों की लड़कियां हंस पड़ेंगी, वह इतिहास में जिसमें 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है जिनके राज्य 30,000 वर्ष तक चलते थे, और वह भूगोल जिसमें क्षीर और मक्खन के समुद्रों क्षीर सागर का वर्णन है। इस तरीके से उसने भारतीय साहित्य का विरोध किया। फिर शिक्षा के माध्यम के लिए उसने कहा, शिक्षा के माध्यम के विषय में मैकाले जो था वो अंग्रेजी भाषा का समर्थक था और उसका कहना था कि भारतीय जो भाषाएं हैं वो अवैज्ञानिक और अविकसित हैं और उनके द्वारा विज्ञान का प्रचार जो है वो असंभव है। प्राच्य भाषाओं को उसने गंवारू बताते हुए लिखा है कि भारतवासियों की प्रचलित भाषाओं में साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का सरलता से अनुवाद नहीं किया जा सकेगा। हमें ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना है जो किसी भी प्रकार वर्तमान समय में मातृभाषा द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते। अंग्रेजी भाषा का गुणगान करते हुए मैकाले ने कहा है, उसने अंग्रेजी भाषा का गुणगान किया और उसने कहा है कि अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो भी इस भाषा को जानता है उसकी पहुंच ज्ञान के उस विशाल भंडार तक हो जाती है जिसका निर्माण संसार के सबसे अधिक बुद्धिमान राष्ट्रों ने किया है। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले ने तर्क दिया और उसका तर्क ये कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला तर्क दिया कि अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, इसलिए यह संस्कृत, अरबी तथा फारसी आदि प्राच्य भाषाओं से अधिक उपयोगी है। दूसरा, अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतवासियों की गहरी रुचि है। वे अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि राजा राम मोहन राय के विचारों से पता चलता है। तीसरा, जिस प्रकार इंग्लैंड में ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं में और रूस में पश्चिमी यूरोपीय भाषाओं ने नवीन संस्कृतियों को जन्म दिया था, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में एक नवीन जागृत होगी। चौथा, अंग्रेजी भारत के शासक वर्ग की भाषा है और उच्च वर्ग की
भारतीय भी इस भाषा को बोलते हैं। पांचवा, अंग्रेजी संसार के बहुत से देशों में बोली जाती है। उन सभी देशों में संपर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी उपयोगी है। छठवां, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न केवल संस्कृत और अरबी भाषा की तुलना में सरल है, वरन इसके द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के मूल तत्वों से परिचित कराया जा सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र की स्वीकृति 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र पर विचार किए जाने के लिए उसे प्राच्यवादी प्रिंसेप के पास भेजा और प्रिंसेप ने मैकाले के विचारों और तर्कों का खंडन करते हुए प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य के जीर्णोद्धार के लिए उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन अंग्रेजी के पक्षधर लॉर्ड बेंटिक को प्रिंसेप के तर्क प्रभावित नहीं कर सके और उसने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार करके 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति के द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्न शब्दों में घोषित किया। उसने कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। तो लॉर्ड बेंटिक द्वारा घोषित शिक्षा नीति की जो रूपरेखा थी वो इस प्रकार थी। पहला, ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना है। दूसरा, कि प्राच्य शिक्षा प्रसार के लिए अब तक जो किया गया है उसे यथावत रखा जाए। वर्तमान प्राच्य विद्यालयों को समाप्त न किया जाए और उनके शिक्षकों और विद्यार्थियों को जो वेतन और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उन्हें पूर्ववत दिया जाए, लेकिन नई छात्रवृत्तियां प्रदान न की जाएं और यदि अध्यापन के लिए कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी सूचना सरकार को दी जाए ताकि वह नए शिक्षक की नियुक्ति के विषय में विचार कर सके। तीसरा, प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन भविष्य में न किया जाए। चौथा, इन साधनों से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा के
माध्यम द्वारा पाश्चात्य भाषा तथा साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जाए। अब इसके बाद आता है कि ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र की स्वीकृति 1935। अब मैकाले के विवरण पत्र के कुछ गुण हैं। ये पूछता है कि मैकाले के विवरण पत्र के गुण लिखिए, मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना कीजिए। तो मैकाले के विवरण पत्र के जो गुण थे उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की शिक्षा नीति को अस्थायित्व प्रदान किया। मैकाले के आगमन से पूर्व देश में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद जो था वो बहुत जोरों पर था। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और साधन के विषय में विद्वानों में भारी मतभेद था। तो मैकाले के विवरण पत्र ने इस विवाद का अंत कर दिया और भारत सरकार की शिक्षा नीति को अस्थायित्व प्रदान किया। दूसरा है भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोले। मैकाले के विवरण पत्र द्वारा हमारे देश का बहुत हित हुआ। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। भारतवासियों के लिए पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के द्वार खोलने का श्रेय भी उसी को ही है, जिसके फलस्वरूप देश में वैज्ञानिक और आर्थिक विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ और आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में देश ने बहुत उन्नति की। तीसरा गुण है कि भारत में राजनैतिक जागृति पैदा की। तो भारत में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रेय मैकाले को ही जाता है। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतवासियों में राजनीतिक चेतना पैदा की। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और प्रजातंत्र के सिद्धांतों से भारतवासी परिचित हुए। इंग्लैंड के इतिहास और फ्रांस की राज्य क्रांति ने भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी इसी शिक्षा की देन है। और यहाँ तक कि नूरुल्लाह और नायक ने यहाँ पर कहा है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वाधीनता संग्राम ही नहीं छिड़ता। चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाने पर बल दिया। मैकाले के समय हिंदू विद्यालयों में हिंदू धर्म की, मुस्लिम मकतबों और मदरसों में इस्लाम की और ईसाई मिशनरियों के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मैकाले ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा प्रदान न करने के लिए कहा और इसी संस्कृति के द्वारा मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने पर बल दिया, जो भारत के लिए बहुत ही उपयोगी था।
तो ये तो कुछ रहा मैकाले के विवरण पत्र के गुण। अब मैकाले के विवरण पत्र की जो आलोचना होती है वो इस पॉइंट के आधार पर होती है। सबसे पहला है कि भारतीय भाषाओं का अपमान। मैकाले ने भारतीय भाषाओं पर अनेक बेहुदे आरोप लगाए। उसने भारतीय भाषाओं को अविकसित, गंवारू और आसक्त बताया। उसने कहा कि उनमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संबंधी ग्रंथों का अनुवाद करने की क्षमता ही नहीं है। यद्यपि मैकाले के ये जो आरोप थे वो आरोप उसकी अज्ञानता के द्योतक थे, लेकिन सरकार ने अंग्रेजी भाषा संबंधी सिफारिशों का खूब दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं का गला घुट गया और उनकी प्रगति अवरुद्ध हो गई तथा शिक्षा प्रसार द्रुत गति से नहीं हो सका। दूसरा है भारतीय संस्कृति और साहित्य का अपमान। मैकाले के विवरण पत्र का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि उसने अपने आम में डूब करके भारतीय संस्कृति और साहित्य पर असत्य और अपमानजनक दोषारोपण किए। उसका संपूर्ण भारतीय व अरबी साहित्य को वो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तकों के समान बताना, उसका मिथ्या अहंकार, थोथा ज्ञान, लज्जास्पद दम और संकीर्ण विचारों, अशिष्ट व्यवहार का ही प्रचारक था। जिस वेद, उपनिषद और संस्कृत की नाट्य साहित्य की भूर्भुव प्रशंसा जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने की थी, जिस शकुंतला नाटक को पढ़ करके गेटे नाच उठा था, जो भारतीय ज्योतिष अपनी श्रेष्ठता के लिए दुनिया में विख्यात थी, जिस भारतीय संस्कृति ने विश्व को ज्ञान का आलोक प्रदान किया था, उसका उपहास करना मैकाले के लिए लज्जाजनक था। तीसरा है भारत की धार्मिकता, भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करने का षड्यंत्र। मैकाले भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करना चाहता था और वह शिक्षा के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करके हिंदू धर्म को खंडित करने का स्वप्न देख रहा था। उसने अपने पिता को एक पत्र में लिखा था कि हिंदुओं पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म से सच्चा लगाव रखा हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के भीतर भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। ऐसा लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र में लिखा था। और चौथा कि पाश्चात्य रंग में रंगे हुए स्वांग भक्त एक नए वर्ग का निर्माण। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा देश में शिक्षित लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य शिक्षा में पलकर अपने देश के लोगों से बिल्कुल अलग हो जाए, जो रंग और रूप में तो भारतीय हैं लेकिन वेशभूषा
बातचीत, चिंतन, रुचियों और विचारों में पूरी तरह से अंग्रेज हो। उसका विश्वास था कि यह वर्ग शासन का भक्त बन करके भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने में सहायता देगा और कुछ अंशों में मैकाले का यह विश्वास पूर्ण भी हुआ। अब आगे देखते हैं कि मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव। उसमें दो प्रभाव हैं, तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। सब तत्कालीन प्रभाव ये हुआ कि शिक्षा नीति की घोषणा हुई, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित हो गई और सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। और दीर्घकालीन प्रभाव ये हुआ कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त हुई। भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ। भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व हुआ। भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ। तो ये तो तत्कालीन प्रभाव और ये दीर्घकालीन प्रभाव हुआ। तो आज हमने आपको मैकाले का विवरण पत्र और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र की स्वीकृति और मैकाले के विवरण पत्र के गुण, दोष और मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव टॉपिक पर हमने चर्चा किया। अब अगले वीडियो में हम आपको अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या शिक्षा का छनाई सिद्धांत टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातों समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।